नमस्कार साथियों, मैं पीके गुप्ता आ गया हूं फिर से। आज आप अग्निवीरों के लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज लेकर दोस्तों 50 क्वेश्चन की। पिछले टेस्ट को आपने देखा, बड़ा अच्छा फीडबैक रहा आप लोगों का दोस्तों। इस बार और भी शानदार क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं दोस्तों। आपके तन पर मुझे भारत माता की वर्दी जरूर पहनानी है दोस्तों। ये मेरी लगन है, ये मेरी चाहत है। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत सारी नई चीजें, वो चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी मेरे दोस्तों, जो आपको एग्जाम में पास कराने के लिए हर तरीके से संभव कोशिश करेंगी। तो चलिए दोस्तों, बातें खत्म करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मेरे दोस्तों, ये पार्टी जो थी रूस के अंदर थी और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? व्लादिमीर लेनिन जी थे। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? मेरे भाइयों, भगवान शिव का ये बड़ा ही फेमस मंदिर है और ये कहां पर है आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। काशी वाराणसी का ही पुराना नाम है दोस्तों। इसी काशी को बनारस भी कहते हैं, इसी काशी को वाराणसी भी कहते हैं। तो मेरे भाइयों, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो कहां पर है? बनारस के अंदर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पर ध्यान दें मेरे भाइयों। भारत के गणतंत्र बनने पर परमवीर चक्र जो है, परमवीर चक्र ने किसका स्थान लिया था? यानी परमवीर चक्र को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो परमवीर चक्र को अंग्रेजों के जमाने में विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जाना जाता था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो भारतीय मृदा विज्ञान जो संस्थान है मेरे भाई, वो कहां पर है आपका? कोयम्बटूर में है। कई बार, सॉरी मिस्टेक हो गया, भोपाल के अंदर है। कई बार पूछ लेता है हमसे डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र आपके हरियाणा के अंदर है मेरे भाई, करनाल के अंदर है। जी हां। अगला क्वेश्चन, डैश भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में मुख्य कोच हैं भाई जी? पहले जो थे छोटी वाली टीम के, वो राहुल गांधी जी थे, सॉरी राहुल द्रविड़ थे। इस बार भारतीय महिला क्रिकेट जो टीम है उसके जो कोच हैं वो कौन हैं? रमेश पवार हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शास्त्रीय जो है भारतीय संगीत का उद्गम निम्न में से किसमें हुआ है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। दोस्तों, मैंने कल बताया था कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये सबसे पुराना है, जी हाँ, और ये वाला सबसे बाद वाला है, यानी सबसे नया है। इसमें भारतीय संगीत के बारे में कैसे याद रखेंगे? से संगीत और से ही सामवेद। और यजुर्वेद कौन सा वेद है दोस्तों? पूछ लेता है। गद्य व पद्य वाला वेद कौन सा है, जिसमें गद्यांश भी हैं और पद्यांश भी हैं? तो वो कौन सा है दोस्तों? यजुर्वेद है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे लंबा प्राचीन महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबा महाकाव्य जो है उसका नाम है महाभारत। कहते हैं कि महाभारत के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा श्लोकों का वर्णन है दोस्तों। तो सबसे लंबा महाकाव्य कौन है? महाभारत, जिसका पुराना नाम था दोस्तों क्या? जय संहिता। जय संहिता इसे कहते थे प्राचीन समय में। जी हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डैश उत्तराखंड की राजधानी है? ये आप सभी जानते होंगे दोस्तों। आपके पेपर में क्वेश्चन राज्य और राजधानियों से रिलेटेड आता है। आपको सभी राज्यों की राजधानी और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की भी राजधानी इधर टिप्स पर होनी चाहिए मेरे भाइयों। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हुई? देहरादून है। जी हाँ, देहरादून। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ था? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध चले थे दोस्तों। तो मराठा युद्ध जो है, हमसे पूछ लेता मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो शिवाजी ने की थी। पूछ लेता शिवाजी के पिताजी का नाम बताइए? तो शाहजी भोंसले। और माताजी का नाम पूछे तो जीजाबाई।
जी हाँ, कौन सी? जीजाबाई। तो वही शिवाजी ने 2 टैक्स चलाए थे, वो कौन कौन से टैक्स थे? पूछ लेता है। चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 तरह के टैक्स जो चलाए थे वो महाराजा शिवाजी ने चलाए थे दोस्तों। तो अंगल मराठा युद्ध के बारे में पूछ रहा है, जो कब हुआ था? 1782 के अंदर हुआ था, 1782। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ, ये नारा किसने दिया था? हमारे नेताजी ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पूछ लेता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 23 जनवरी 1800 शायद, थोड़ी मिस्टेक, 23 जनवरी को हुआ था। ईयर में लिटिल बिट कंफ्यूजन है भाई, शायद 1897 था। जी हाँ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कटक में हुआ था। कटक कहाँ पड़ता है? आपके उड़ीसा में पड़ता है। जी हाँ, कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। हमसे पूछ लेता है चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में है, चावलों का जो रिसर्च सेंटर है। जी हाँ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा इन्होंने नारा दिया था दोस्तों, कौन सा दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और इससे इनसे ही रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की दोस्तों? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी, 1939 में की थी। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र का जो नोबेल मिला था 1998 में किस भारतीय को मिला था? तो भाइयों अर्थशास्त्र में जो नोबेल मिला था 1998, एक ही बार नोबेल मिला अर्थशास्त्र का। जी हाँ, किसे मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। पूछ लेता कि किस भारतीय को सबसे पहले नोबेल मिला? द फर्स्ट पर्सन टू गेट दिस अवार्ड, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय ऐसे व्यक्ति थे। इन 1913 में इन्हें गीतांजलि पुस्तक के लिए भाई नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। और इनके बाद 1930 में पुरस्कार मिला था किन्हें? सीवी रमन जी को मिला था, सीवी रमन जी को मिला था। और नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं दोस्तों? पूछ लिया जाता है 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। जी हाँ, किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कहाँ का रहने वाला था भाई ये? स्वीडन का रहने वाला था अल्फ्रेड नोबेल, जिसने 1867 में खोज की थी किसकी? डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों। किसने? नोबेल ने। उसी की याद में 10 दिसंबर को इसका बर्थडे होता है, इसकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और 1898 वाला जो नोबेल दिया गया था वो किसे दिया गया था? अमर्त्य सेन को। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, क्रोन किस देश की मुद्रा है? जी हाँ दोस्तों, क्रोन जो आपकी मुद्रा है वो किसकी मुद्रा है भाई? नॉर्वे की। नॉर्वे की हमसे पूछ सकता है राजधानी बताइए, तो नॉर्वे की राजधानी है दोस्तों ओस्लो। जी हाँ, ओस्लो। नॉर्वे की मुद्रा है क्रोन। नॉर्वे को क्या होता है दोस्तों? पूछता है अर्धरात्रि का सूर्य। अर्धरात्रि का सूर्य किस देश में उगता है? तो दोस्तों नॉर्वे में। कब उगता है? 21 जून। जी हाँ, 21 जून में देर रात तक सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे के अंदर। इस नॉर्वे की राजधानी दोस्तों कहाँ है? ओस्लो। और इसकी जो करेंसी है वो कौन सी है? क्रोन है। ऐसे बांग्लादेश की राजधानी अगर हमसे पूछी जाए तो दोस्तों ढाका है। और इसकी करेंसी की बात करें तो क्या है? टका है। जी हाँ। पोलैंड की राजधानी वारसा है। पोलैंड की राजधानी वारसा है। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय गीत। जी हाँ, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो गीत है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आनंद मठ से। और ये पुस्तक किसने लिखी थी? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। और इस गीत को गाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 1 मिनट 5 सेकंड, या ऑप्शन में दोस्तों 65 सेकंड भी हो सकता है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो मेरे भाई आर्य समाज की जो स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन और वेलूर मठ की स्थापना की थी।
जी हाँ, वेलूर मठ की स्थापना की थी। लेकिन जो आर्य समाज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इन्होंने एक नारा भी दिया था दोस्तों, क्या? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वापिस आ जाओ वेदों की तरफ। ये नारा दिया गया था किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जीके में, किस मुगल सम्राट ने दीन पनाह नगर बसाया था? तो मेरे भाई, दीन पनाह नगर बसाया था हुमायूं ने। कब बसाया था? 1533 में। और वहीं पर दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर ही 1 जनवरी 1556 को दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। पूछ लेता है हुमायूं नामा की रचना किसने की दोस्तों? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। पूछ लेता है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली के अंदर है, देश की राजधानी के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा भाई। निम्न में से कौन सा घटक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो जैव गैस, इस जैव गैस को दोस्तों बायोगैस भी बोल देते हैं, बायोगैस में अधिकतम पाया जाता है? तो दोस्तों कौन है? मीथेन। कल बताया था क्या? CH4। जी हाँ, मीथेन। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रॉन्ज किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन। तांबा को कॉपर कहते हैं, टीन को एसन कहते हैं। तो इन दोनों की मिश्र धातु, इन दोनों को मिलाने से बनता है हमारा कांसा, यानी कि ब्रॉन्ज बनता है भाई। अगला क्वेश्चन समुद्र तल पर सी लेवल की अगर हम बात करें, सी लेवल पर जल का क्वथनांक कितने डिग्री पर पानी उबलेगा दोस्तों? तो पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर बात सी लेवल की है दोस्तों, अगर बात सी लेवल की है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में भाई कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? खट्टी जितने भी फल हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन है? विटामिन सी पाया जाता है। जी हाँ। और विटामिन डी हमें किससे मिलता है? धूप से मिलता है। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, गाजर से मिलता है, मछली वगैरह के तेल से मिलता है दोस्तों। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, बेरी नाम का रोग। हमसे पूछ लेता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आंसर क्या होगा? बी और सी होगा। जी हाँ, बी और सी। पूछ लेता सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों से ही सी और से ही स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं दोस्तों स्कर्वी रोग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को क्या कहा गया है दोस्तों? आवर्त सारणी के अंदर लंबवत स्तंभों को क्या कहा गया है? समूह कहा गया है। आवर्त सारणी किसने बनाई थी? जी हाँ, मेंडलीव ने बनाई थी। अगर हमसे कहता है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी अगर हमसे पूछी जाए तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोसले होगा। जी हाँ, मोसले। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कार्बन का संवाहक रूप क्या है भाई? कार्बन का कंडक्टिंग फॉर्म क्या है? तो कार्बन का कंडक्टिंग जो फॉर्म है वो क्या है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल वगैरह में किसका इस्तेमाल होता है भाई? ग्रेफाइट का होता है, ग्रेफाइट का। सबसे कठोर तत्व अगर पूछा जाए तो कौन सा है भाई? हीरा। और ऐसे पूछ लेता पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरा अत्यधिक चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। पूछ लेता कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट नाम का जो कोयला है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है दोस्तों। और ये तीनों ही कार्बन के अपरूप हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कसेरुक यानी कि वर्टेब्रे मानव
में निम्न में से किस शरीर तंत्र का हिस्सा है दोस्तों? तो स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी मेरुदंड का हिस्सा है दोस्तों, मेरुदंड का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं दोस्तों? तो समुद्र की गहराई जिस यंत्र से मापते हैं उस यंत्र का नाम क्या है? फेदोमीटर, फेदोमीटर। बैरोमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों? वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब। ऐसे पूछता है, 3 तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या? कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकदम से नीचे आए, एकदम से नीचे आए तो क्या संभावना है दोस्तों? आंधी की संभावना होती है, तूफान की संभावना होती है। अगर पूछे बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आए तो भैया बारिश की संभावना होती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाए, ऊपर जाए तो ये संकेत होता है किस चीज के लिए? कि मौसम साफ रहेगा। मौसम कैसा रहेगा? साफ। तो दोस्तों बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। और फेदोमीटर से मापा जाता है समुद्र की गहराई। जी हाँ, तो सबसे गहरा समुद्र कौन सा है वैसे? जी, सबसे गहरा समुद्र है दोस्तों प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा जो महासागर है, जिसकी आकृति ट्रायंगल की तरह है, ट्रायंगल। लोहे के गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इंग्लिश का वर्ड है गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। हिंदी में इसे बोल देते हैं यशद लेपन। लोहे पर जंग आदि ना लगे, उसकी लाइफ अच्छी बन जाए तो उस पर एक परत चढ़ा दी जाती है दोस्तों। तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। जिंक इंग्लिश में नाम है, आपको जस्ता भी पढ़ने के लिए मिल सकता है दोस्तों, ऑप्शन में मिल सकता है। जिंक या जस्ता है, Zn एक ही बात है। लोहे का गैल्वेनाइजेशन पूछे या लोहे का यशद लेपन पूछे, एक ही बात है। तो बातों को समझना है भाई ध्यान से, बातों को हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम निकालना है। हम लोगों को एग्जाम निकालने के लिए हर संभव कोशिश करनी है। ल्यूकोपेनिया एक असामान्य खालिस्तान है दोस्तों। श्वेत रक्त कोशिकाओं की कमी से ये बीमारी, ये प्रॉब्लम हो जाती है। कौन सी? ल्यूकोपेनिया। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस अस्थि को नी कैप कहते हैं? दोस्तों हिंदी में लिखा था नी कैप, नी यानी कि घुटना, कैप यानी कि घुटने को ढकने वाली। घुटने पे जो हड्डी होती है, जो कटोरी लगी रहती है, नी कैप, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उस हड्डी का नाम होता है पटेला। जी हाँ, अलग अलग हड्डियों के नाम हैं। जांग वाली हड्डी को फीमर बोलते हैं दोस्तों, जांग वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर। इस वाली हड्डी को बोलते हैं क्या? ह्यूमरस। ये बाजू वाली हड्डी को रेडियो और अल्ना। जी हाँ, रेडियो और अल्ना। तो ऐसे अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नाम है। उंगलियों को फेलेंजिस बोलते हैं, उंगलियों को की हड्डियों को क्या बोलते हैं? फेलेंजिस। वैसे नी कैप जो है दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं, पटेला। ऐसे ही जो टीबिया बोलते हैं दोस्तों, पिंडली की हड्डी को बोलते हैं टीबिया। जी हाँ। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धोना सोडा, धावन सोडा होता है दोस्तों। और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। भैया 10H2O भी होना चाहिए था। जी हाँ, ये इसका फॉर्मूला है। किसका? सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडे का। जी। अगला क्वेश्चन 28, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस है, कौन सी नोबल गैस है जो नहीं पाई जाती? दोस्तों ये सभी नोबल गैस हैं। वायुमंडल में जो नहीं पाई जाती वो हमारा आंसर है रेडॉन। जी हाँ, रेडॉन जो गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। और जीनोन जो गैस है, इसे कौन सी गैस कहा जाता है दोस्तों? स्ट्रेंजर गैस। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा जीनोन को कहा जाता है। जी हाँ, जीनोन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कैडमियम प्रदूषण से निम्न में से कौन सी रोग होता है दोस्तों? तो इटाई, इटाई रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता रोग किस कारण होता है दोस्तों? पारा युक्त जल पीने से, पारा युक्त जल पीने से, यानी ऐसा पानी पीने से जिसमें पारा है, बीमारी हो जाती है दोस्तों। कौन सी? मिनी माता। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस रंग का प्रकाश में कम बिखरता है, कम टूटता है?
सबसे ताकतवर रंग कौन सा है दोस्तों? तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा रेड कलर। इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है? बैंगनी का। अगर पूछता कि सबसे ज्यादा कौन सा कलर टूटता है तो आंसर होता बैंगनी। नहीं टूटने का पूछ रहा है, नहीं टूटने का, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? लाल होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 11 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक स्तंभ की ऊंचाई 21 मीटर है। इसे बनाने में कितनी सामग्री का इस्तेमाल? दोस्तों स्तंभ यानी कि खंबा, पूरी बात बोली नहीं है, यानी कि है किस शेप में? सिलेंडर वाली शेप में है। हमें इसकी ट्रायंगल दिया गया कितना? 11 मीटर। और हाइट कितनी है दोस्तों? 21 मीटर। इसे बनाने में कितनी सामग्री, कितनी सीमेंट, कितनी मिट्टी एक्सेट्रा लगे हैं? अगर कोई चीज बनाई जा रही है दोस्तों, इट मीन्स बात होती है उसके वॉल्यूम की, उसके आयतन की। हम लोगों को क्या निकालना है दोस्तों? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन यानी कि आयतन मीन्स वॉल्यूम, बेलन मतलब सिलेंडर। फॉर्मूला लगेगा दोस्तों पाई आर स्क्वेयर एच। पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वेयर, आर कितना है? 11। तो दोस्तों 11 इंटू 11, और h कितना है? 21। 7 से कट जाएगा 21 3 बार, दोस्तों गुना कर देंगे। 22 दिए 66, 11 11 121। इनकी गुना करने पर दोस्तों हमारा जो है आंसर आ जाएगा। गुना करके आप लोगों को देख लेना है, गुना करके आप लोगों को देख लेना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है मेरे भाइयों? ध्यान देना। दो संख्याओं का रेशो 3:4 है। दो संख्याओं का रेशो 3:4 है। उनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ बताना है दोस्तों। दो संख्याओं का रेशो 3:4 है, उनका एलसीएम हमें दे रखा है 480। दोस्तों संख्याओं में एक्स लगाना है। अगर एलसीएम दे रखा हो तो दोनों की गुना कर देते हैं। 4 और 3 की गुना है दोस्तों 12x। हालांकि x की भी x से गुना होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं करना। पूरी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, आपको एलसीएम देगा दोस्तों तो 12x बराबर है 480। x की वैल्यू आई 480/12। 12 चौके 48, जीरो कितनी आई दोस्तों? 40। वैल्यू पुट कर देंगे, 40 तिये 120, 40 चौके 160। ये वो दो संख्याएं निकली हैं। और हमसे इन संख्याओं का क्या पूछ रहा है? हमसे इस संख्याओं का पूछ रहा है HCF। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? 40 चौके 160, सॉरी, कैसे निकालेंगे? 160 अंदर, 120 बाहर, 120 एकम 120, बचा 40, 40 बाहर, 120 अंदर, 40 तिये 120। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आया? 40। उन संख्याओं का क्या कहलाएगा? HCF। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझना मेरे सभी भाई बंधु। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33। एक वस्तु को 12.5% लाभ पर इतने रुपए में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। क्रय मूल्य कैसे निकलता है? 18,000 गुना के 100/112.5 कर देंगे। अगर ये 12.5 की जगह केवल 12% लाभ होता तो हम इसे करते 18,000 गुना के 100/112। अगर ये 10% लाभ होता तो 100/110 करते। अगर ये 12% हानि होती दोस्तों तो फिर हम 100/88 करते। फिलहाल 12.5 है तो हमने कर दिया 100/112.5। ये क्रय मूल्य निकालने का भाई तरीका होता है। इसका डेसिमल हटेगा तो एक जीरो ऊपर और बढ़ जाएगी। काट देंगे भाई, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 40 बार कट गया। 5 से काटा 8 बार, 5 से कट गया 9 बार, 9 से काट दिया 9 दूनी 18, 0 0 0 0 0 0 जी। 2000 की 8 से गुना करेंगे, हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 16,000 आ जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भाई? 33 समझना मेरे सभी भाइयों। राजू का 9 पारियों में एक निश्चित औसत था और 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ गया। उसका औसत अब कितना होगा? फिलहाल हमें उसका औसत बताना है। 9 मैचों का औसत हमें नहीं बता दोस्तों। 9 पारी कह लो या 9 मैच कह लो, एक ही बात है। मैं 9 मैच लिख देता हूं। 9 मैचों का औसत मान लेते हैं दोस्तों, माना 9 मैचों का औसत बराबर है x।
तो 9 मैचों के टोटल रन कितने हुए दोस्तों? इस 9 की और x की गुना कर लेंगे 9x। अब 10वें मैच में उसने 100 रन बनाए, 9x तो बने ही पड़े थे 2 मैचों में रन, 10वें मैच में 100 रन और बनाए। अब ये कितने मैचों के रन हो गए भाई? 10 मैचों के रन हो गए। अगर मैं इसे 10 से भाग करूं तो औसत आ जाएगा। 10 मैचों के टोटल रनों को 10 से भाग करने पर औसत आ जाएगा। औसत पहले के मुकाबले 8 बढ़ गया है। पहले x था, अब x प्लस 8 हो गया है। यहाँ बटे में संख्या है, बटे में नहीं, यहाँ भी बटे में 1 लिख देंगे दोस्तों। क्या करेंगे? आर पार गुना 10 एकम 10x, 10 अट्ठे 80, 9 एकम 9x, और यहाँ कितना आ गया? 100। एक्स एक्स एक तरफ करेंगे, 10x माइनस के 9x, 100 माइनस के 80, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 20। x हमने क्या माना था? 9 मैचों का औसत, यानी कि पुराना औसत 20 था, नया 8 बढ़ चुका है। तो दोस्तों अब औसत कितना होगा? अब औसत कितना होगा? जी हाँ, अब औसत होगा दोस्तों कितना? 28। जी हाँ 28। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा सभी, ध्यान देना। ये इसका लॉन्ग मेथड है। अगर मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊं तो क्या होगा? ट्रिक है भाई, अगर आपको ये तरीका आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। 10वें मैच में उसने कितने रन बनाए भाई? 100 रन बनाए। औसत कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। तो क्या है भाई? पुराना औसत निकालने का तरीका। पुराना औसत हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं भाई। कैसे निकलेगा? इस 10 की और 8 की गुना कर देंगे, 10 और 8 की गुना कर देंगे 80, और इन रनों में से क्या करेंगे दोस्तों? घटा देंगे। 100 में से 80 घटा दिया, कितना आ गया? 20 आ गया। 20 यानी कि पुराना औसत आ गया, और नया वाला 8 बढ़ गया, तो नया औसत कितना हुआ भाई? 28 हुआ। मान के चलते हैं, मान के चलते हैं उसने यहाँ रन 100 की जगह 140 बनाए होते दोस्तों, तो क्या करते हम? 10 अट्ठे 80। कैसे करते? 10 अट्ठे 80, 140 में से 80 घटाते 60, उसका पुराना औसत आ जाता, और नया औसत 8 बढ़ गया, यानी कितना हो जाता? जी हाँ 68 हो जाता। 68 हो जाता भाई, 68। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? समझना, अगला क्वेश्चन क्या है? एक समाज में महिलाओं की संख्या 2700 है और जनसंख्या में 55% पुरुष हैं। भाई किसी भी चीज की दोस्तों टोटल वैल्यू होती है 100%। अब 100 में से पुरुष तो इसे दे रखे हैं भाई 55%। अब थोड़ा कॉमन सेंस रखना, अगर पुरुष 55 हैं तो महिलाएं कितनी हुई? 45, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना बनना चाहिए? 100। महिलाओं की संख्या 2700, कह रहा पुरुषों की संख्या बताओ। महिलाओं की संख्या दे रखी है, यानी 45% की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 2700। पुरुषों की संख्या बताओ, यानी 55% की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे? 45% बराबर है 2700, 1% बराबर है 2700 बटे 45, और 55 बराबर है गुना के 55। काट पीट कर देंगे भैया, आंसर आ जाएगा। 5 से कट गया 9 बार, 5 से कट गया 11 बार, 9 से कट गया 300 बार, 11 और 300 की गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3300। उस समाज में पुरुषों की संख्या 3300 है। जी हाँ। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, सभी भाई ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 36। रूट में 0.64, रूट में 0.16 का मान बताना है भाई। अगर मैं कहता हूं रूट में 25 का भी रूट बताओ, 16 का भी रूट बताओ, इसका मतलब 25 का भी वर्गमूल निकालना 5 आएगा, 16 का भी निकालना 4 आएगा। इसी चीज को मैं इकट्ठा ऐसे भी कह सकता हूं 25 बटे 16 का रूट, अभी भी 25 का रूट 5 आएगा, 16 का 4 आएगा। मतलब इस अलग अलग रूट को मैं इकट्ठा कह सकता हूं क्या? रूट में 0.64 बटे में 0.16। ऊपर भी 2 के बाद डेसिमल है, नीचे भी 2 के बाद डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल दोस्तों कट जाएगा, कितना आएगा? 64 बटे 16। 64 में से बाहर आ गया 8, 16 में से बाहर आ गया 4, 4 से कट गया 2 बार दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 होगा। जी हाँ। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? समझिएगा, अगला सवाल क्या है समझिएगा। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क, दोस्तों 3 चीजें होती हैं, एक होती है दूरी, एक होता है चाल, और एक होता है समय। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क, कितनी दूरी तय कर रहा है? 600 मीटर। कितनी देर में तय कर रहा है? 5 मिनट में। कह रहा है उसकी चाल बताओ, और चाल भी किस में बतानी है? किलोमीटर पर आवर में।
दोस्तों दूरी अगर मीटर में हो तो समय मिनट में नहीं होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। 5 मिनट के सेकंड बनाओगे कितना आएगा? 300 सेकंड। क्या निकालेंगे भैया? स्पीड। स्पीड यानी कि चाल। चाल निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 600। टाइम कितना है? 300। 300 से कट गया 2 बार। तो भैया ये जो चाल आती है निकल कर आती है मीटर पर सेकंड में। इसे किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना के 18/5। 18 दूनी 36/5। 36 को 5 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा 7.2, यानी कि 7.2, 7.2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो व्यक्ति दौड़ रहा है। जी हाँ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38। ABC किसी काम को कर सकते हैं 12, 16 और 24 दिन में। दोस्तों काम हुआ टोटल 48। ऐसी कोई संख्या हम टोटल काम मान लेंगे जो इस 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए और भैया 24 से भी कट जाए। तो इसकी एफिशिएंसी आई 4, इसकी एफिशिएंसी आई 3 और इसकी एफिशिएंसी आई 2। अब कहता है सवाल क्या? बी और सी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया। किस किस ने? बी और सी ने। बी और सी रोज कितना? बी काम करता है 3 और सी काम करता है 2। अगर ये दोनों मिलकर करें तो रोज ये काम करेंगे दोस्तों कितना? 5। 3 इसने काम कर लिया, 2 इसने कर लिया। एक दिन में 5 कुर्सी बना देंगे। मान के चलो इन्हें 48 कुर्सी बनानी है। ये रोज की 4 बना सकता है, रोज की 3, ये रोज की 2। ये दोनों मिलकर रोज की 5 बनाएंगे। और कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक। एक दिन में 5 कुर्सी बना सकते हैं, तो 4 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 20। कह रहा फिर सी काम छोड़कर चला गया। जाने दो भैया, 48 कुर्सी बननी है, 20 बन गई। शेष कुर्सी कितनी बची? 28। अब ये मत सोचना कुर्सी कहां से आ गई, मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया भाई। 48 कुर्सी बननी है 4 दिन में, बी और सी ने मिलकर बना दी 20। जब 48 में से 20 बन गई तो बच कितनी गई? 28। कह रहा सी छोड़कर चला गया और उसकी जगह कौन आ गया? ए। मतलब ये कुर्सी किसने बनाई है? 28। बी तो है ही है, और साथ में कौन और आ गया? ए। कह रहा है शेष कुर्सी कितने दिन में पूरी बनेंगी? अच्छा भाई, बी बना सकता है 3, ए बना सकता है 4, दोनों रोज की 7 कुर्सी बना रहे हैं, तो 28 कुर्सियों को बनाने में कितने दिन लगाएंगे? 4 दिन। तो भैया हमारे सवाल का आंसर हो गया 4 दिन। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल क्या है सुनिएगा भाई। अगला सवाल क्या है, सभी गौर कीजिएगा। 39 कह रहा है पी और क्यू का जो अनुपात है वो 7:8 है। इनके वर्गों का जो अंतर है भैया वो 60 है। कह रहा पी का मान बताओ। पी का मान बताना है भाई, ध्यान से समझिएगा कैसे। जी, पी और क्यू का जो हमें रेशो दिया है वो 7:8 दिया है। वर्गों का अंतर 60 दिया। हमें किसका मान बताना? पी का। भैया पी का ऐसा मान होगा जो इस 7 से कट जाए। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। कितना आ गया? 14। अगर ये 14 है तो ये कितना है? 16। अरे 7 से ये कट रहा है 14। अगर ये 7 दूनी 14 तो क्यू का मान कितना है? 16। मान लो और भी संख्या 7 से कट रही है। मुझे एक बात और इसमें बतानी है, इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस है 60 है। भैया 14 का स्क्वायर होता है कितना? 196। 14 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। क्या इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 60 है? बिल्कुल है भैया। हमारा जो आंसर है 14 बिल्कुल सही है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मान के चलते हैं 7 से ये भी कट जाता। सपोज करो यहाँ 21 होता, अगर यहाँ 21 होता तो वहां कौन बनता? 24। फिर हमें चेक करके देखना पड़ता दोनों का स्क्वायर करके कि उनका डिफरेंस 60 है या उनका डिफरेंस 60 नहीं है। जी हाँ। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है सुनिए भाई। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना। ए और बी का जो हमें रेशो दिया है वो 1.2 और कितना है भैया? 2.5। बी और सी का रेशो दिया है 1 है और इधर है 1.4। हमसे कह रहा है ए बी सी का रेशो कितना होगा।
भैया पहले दशमलव खत्म करना है, इसके बटे में 10 पॉइंट हटा दिया, इसके बटे में 10। काटना चाहो काट सकते हो, काटना चाहो काट सकते हो। कैसे काटोगे भाई? रेशो में कैसे काटोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। 12 और 10 की गुना 120, 25 और 10 की गुना 250। जीरो से कट गया जीरो। भैया ए और बी का रेशो आया 12:25, ये आया ए और बी का रेशो। अब बात करते बी सी की। इसका पॉइंट हटाया, बटे में 10 आ गया, इसके बटे में कुछ नहीं, 1 आ गया। क्रॉस गुना करेंगे, 10 एकम 10, 14 एकम 14, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो बी और सी का रेशो आया 5:7। अब इकट्ठा ए बी सी का निकालना है। ए बी के नीचे लिखेंगे 12 और 25, बी सी के नीचे लिखेंगे 5 और 7, और भैया जिगजैग गुना कर देंगे। 12 की गुना करेंगे 5 से 60 आ गया, 25 की गुना करेंगे 5 से 125 आ गया, 25 की गुना करेंगे 7 से 175 आ गया। अब काट के देख लेंगे किसी से कटता है क्या रेशो। ये रेशो 5 से कट जाएगा 12 बार, 5 से कट जाएगा 25 बार, और 5 दिए 15 कट गया 35 बार। तो हमारा आंसर आया 12, 25 और 35, 12, 25 और 35। भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, छोटा मोटा लेवल नहीं कराऊंगा, ताकि पेपर में आपके हाथ पैर ना कांपे। आपके दिमाग में, आपके जहन में ये भी बना रहना चाहिए कि क्वेश्चंस का लेवल इस तरह का भी आ सकता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने आप को वर्दी पाने के लिए इस तरीके से तैयार रखो कि पेपर में चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको तन मन धन हर तरीके से पूरी ताकत लगाकर एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से सीखना है। अपने टीचर के कान खा जाओ अच्छे से, भाई मुझे ये भी सिखाओ, ये भी सिखाओ और ये भी सिखाओ। वो पूछना आपका हक है, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 41। एक चतुर्भुज के 4 कोण हैं, रेशो है 6, 3, 4 और 7। भैया हम जानते हैं कि चारों कोनों का जो टोटल होता है वो 360 डिग्री होता है। कह रहा चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का क्या बताना है? जोड़ बताना है। सबसे पहला काम है, हम रेशो में x लगाएंगे। हम जानते हैं कि इनका जोड़ कितना बनना चाहिए? 360। हमने जोड़ा, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, x बराबर 360। x की वैल्यू निकाली, 360 को 20 से भाग किया, कितनी आई भैया? 18 आई। अब गुना कर देंगे, 18 की 6 से गुना की, 18 छक्के 108, 18 की 3 से गुना की, 18 तीय 54 डिग्री, 18 चौके 72, 18 सत्ते 126। ये चतुर्भुज के चारों कोण आपकी आंखों के सामने हैं। अब हमसे कह रहा है सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण। सबसे छोटा कौन है भैया इनमें? सबसे छोटा तो 54 है, सबसे बड़ा कौन है? 126 है। हमसे कह रहा इन दोनों का क्या बताओ? योग। योग का मतलब जोड़। जोड़ देंगे, 6 और 4 10 की 0, 5 7 8 और 1 कितना आ गया भैया? 180 डिग्री आ गया। आ रहा है ना समझ? मजा आएगा भाई, पढ़ने में मजा आएगा। ये टेस्ट आपको आईना दिखाएगा, आपकी नॉलेज चेक कराएगा कि आप अभी कितने पानी में हैं। आप अभी तक भी नहीं जागे तो दोस्तों जागना पड़ेगा। अगर आपको इस बार, इस सीजन में अग्निवीर की वर्दी अगर आपको हासिल करनी है तो दोस्तों जागना पड़ेगा। जी हाँ, अगला सवाल क्या है? 6 10 स्क्वायर ए बराबर -2 बराबर 0। तो भैया ए का मान बताना है। माइनस का 2 उधर जाएगा, 10 स्क्वायर ए बराबर है 2। अब ये 6 जाएगा भाई, 10 स्क्वायर ए बराबर है 2/6 यानी कि 1/3, 1/3। अब ये स्क्वायर जाएगा भाई, 10 ए बराबर है कितना हुआ? 1/3 का रूट यानी कि 1/√3। अब हमें पता होना चाहिए 10 की कितने डिग्री पर जाकर वैल्यू 1/√3 होती है भैया? 10 की जो वैल्यू होती है कितने पर होती है? 30 डिग्री पर होती है। आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको याद करनी है, चाहे ट्रिक से चाहे कैसे भी। टेबल बेस्ड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आएगा। या 10 पूछ रहा भी 10 की कितनी डिग्री पर वैल्यू 1/√3 होती है? तो भैया कितने पर होती है? 30 डिग्री पर होती है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 43, नीलम और रजनी। भैया नीलम के लिए n लिख दिया, रजनी के लिए r लिख दिया। नीलम और रजनी की वर्तमान आयु का रेशो 6:7 है। 6:7 है भैया रेशो किसका? वर्तमान नीलम और रजनी का। कह रहा है 4 साल बाद, अरे 4 साल बाद ये रेशो हो जाता है 8:9। कह रहा रजनी की वर्तमान आयु बतानी है। द प्रेजेंट एज ऑफ रजनी। भैया कुछ भी नहीं है एज वाले टॉपिक में, क्या है हमें ये देखना है ये रेशो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। ये रेशो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। रेशो बढ़ा है 2 और साल लगे हैं भैया कितने, 4। इन 4 साल में रेशो 2 बढ़ा। हमने देखा ये 2 का कितना गुना है, 2 गुना है। ये जो 4 है इस 2 का देखना कितना गुना है, 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो भैया इसका भी 2 गुना कर देंगे, इसका भी 2 गुना। नीलम की उम्र आ जाएगी 12 और रजनी की उम्र आ जाएगी भैया 14। हमसे रजनी की उम्र पूछी है तो रजनी की उम्र कितनी होगी, 14। अगर ये नीलम की पूछता तो हम 12 कह देते। अगर दोनों का जोड़ पूछता तो 12 और 14 को जोड़ देते, 26 आ जाता। फिर से मेरी बात को समझना, मैं फिर से बता रहा हूं मेरे भाई। कहता है कि वर्तमान जो रेशो है नीलम और रजनी का वो 6:7 है। फिर कहता है 4 साल बाद, अब मैं यहां बदल के लिख रहा हूं 12 साल बाद, अपनी मर्जी से लिख रहा हूं भाई। 8:9। 4 साल तो मैं बता चुका हूं, तो मैं 12 साल बता रहा हूं। रेशो कितना बढ़ रहा है, 2। साल में कितने का फर्क है, 12। 2 का कितना गुना है, 6 गुना। भैया 6 से इसकी गुना करेंगे, 6 से इसकी। नीलम की उम्र 6 6 36, रजनी की उम्र 6 7 42। समझ गए? अरे समझ गए तरीका? नहीं समझे तो भाई आ जाना, इधर समझा देंगे आपको। जी हाँ, अगला सवाल, सवाल नंबर 44 कहता है 860 का 125%, 480 का 75% इज इक्वल टू कितना होगा? तो भैया 860 का 125% तो अलग निकालो, 480 का 75% अलग निकालो। का मतलब होता है गुना, 125% का मतलब हो गया 125/100। भैया एक साइड तो इसे सॉल्व कर लो और इसे 480 गुना के 75/100 कर सकते हो। इसकी वैल्यू अलग निकालो, इसकी वैल्यू अलग निकालो, दोनों को फिर जोड़ दो। अरे क्या आफत आ रही है इसमें, समझाऊं या हो जाएगा? काटना है भैया। मेरा मैथ सीखने के लिए जोड़ घटा गुना भाग और काटना तुम्हें आना चाहिए, बाकी मैं सिखा दूंगा, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। चैनल में बने रहना भाई। अगर आपको जरा सा भी हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को हिट करके जाना, सब्सक्राइब का बटन, लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि आप क्या चाहते हैं हमसे। बिल्कुल वैसी ही वीडियो बना कर दूंगा भाई, मेरा वादा है तुम लोगों से। बिल्कुल। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन इसे बता ही देता हूं यार, कभी कोई कंफ्यूज हो। देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 पच्चे 25 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दूनी 10। इधर तो आ गया मेरे भैया 1075। ऐसे इधर निकालेंगे 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 120 तिये 360, दोनों को जोड़ देना है। 1075 और 360 दोनों को जोड़ा, 5 आ गया, 7 6 13 का 3, 3 और 1 4, 1435 हो गया भैया आंसर। कोई डरने की बात नहीं है, मैथ खाने जाएगा, इस मैथ को हम खाएंगे, हम और आप मिलकर खाएंगे। अगला सवाल, मैथ का आखिरी सवाल क्या है? मैथ का आखिरी सवाल क्या है? कितने वर्षों में, जी हाँ, कितने वर्षों में एक निश्चित राशि पर ब्याज 5% की वार्षिक दर से स्वयं की 3/5 गुना हो जाएगा? ब्याज जो है, ब्याज कितना हो जाएगा? स्वयं का 3/8 गुना। भैया ध्यान से समझना, दर कितनी दी है? 5%। समय कितना दिया है? समय नहीं दिया है, समय तो पूछा है कितने वर्षों में, सबसे पहले पूछ लिया समय। ब्याज कितना होगा? ब्याज उस पैसे का 3/8 गुना। किस पैसे का? अरे पैसा तो दिया ही नहीं है मेरे भैया, पैसा ऐसा मान लो जिसका 3/8 निकाल सको, जो 8 से कट जाए। तो मैंने मूलधन मान लिया, मैंने मूलधन मान लेते हैं, चलो भैया मूलधन मान लिया 80 रुपए। तो ब्याज हो गया कितना?
80 का 3/8, 8 से कट गया 10 बार यानी ब्याज हो गया। अगर मूलधन में मानता हूं 80 तो ब्याज हो गया भैया कितना 30। समय निकालना है भाई, समय, समय का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, समय का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या, ब्याज गुना के 100 बटे में मूलधन गुना के दर। ब्याज कितना 30 गुना के 100, मूलधन कितना 80, अरे 80, दर कितनी 5%, 0 से कट गया 0, 4 से कट गया 25 बार, 4 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 5 बार, कितना है 5 दिए 15/2, 15/2 का मतलब हो गया भैया 7.5 साल, 7.5 साल का मतलब हुआ 7 साल 6 महीने। इस 1/2 का साल बनाने के लिए 12 से गुना करेंगे, 2 छक्के 12, यानी कि 7 साल 6 महीने। हमारा इस क्वेश्चन का क्या हुआ भैया आंसर, उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी चॉइस है। अगला सवाल, सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 क्या है, एक कूट भाषा में, रीजनिंग के भी 5 सवाल हैं इसमें और पेशेंस बनाकर रखें, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे भाइयों। $7 आगे कह रहा है भैया पील, PEEL, पील बराबर है 9 हैश 7। आगे कह रहा है पीक बराबर है 9 हैश और परसेंट। तो भाई पूछ रहा है लॉक क्या होगा। देखो लॉक की स्पेलिंग में दे रखा है LOCK, एल है कहीं एल है, ओ है कहीं OB है, सी है कहीं CB है, के है कहीं KB है। तो जिस अक्षर के लिए इसने जो कोड लिखा है इसे आईना दिखाना है, वैसे के वैसे ही मारना है भाई। एल के लिए 7 है, यहाँ भी तो हमने भी एल के लिए 7 लिख दिया। ओ के लिए इसने लिखा है डॉलर तो हम भी डॉलर लिख देंगे। सी के लिए इसने लिखा है, सी के लिए इसने सी ही लिखा है, अरे वाह। और के लिए इसने लिखा है परसेंट। तो भैया ये हो गया हमारा आंसर, कहाँ है $7 भैया, आंसर ही नहीं है तो मिस्टेक है कोई ना कोई, हमसे यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, यानी कि आंसर ये बनेगा। आप तरीके पर भरोसा रखें, मिस्टेक हो जाती है, पेपर मैंने लिखा है, मेरी गलती है इसमें कि मैंने यहाँ आंसर डालना भूल गया, मैं इस वाले क्वेश्चन का कुछ और ही लिख दिया। $7 या तो यहाँ या यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक, या 3 की जगह मैंने C लिखना था, या यहाँ पर 3 होगा, ऐसा हो सकता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। 47, 6 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति दाएं मुड़ता है। 6 मीटर चलने के बाद एक व्यक्ति दाएं मुड़ता है। 6 मीटर चला, शुरू में कोई भी व्यक्ति यहां से चलता है भाई, अब इसने डायरेक्शन तो दी नहीं, कहीं भी चला लेते हैं, हम इधर चला लेते हैं। 6 मीटर चला, यहां पहुंच गया, फिर दाएं मुड़ा यानी कि राइट मुड़ा, कितना गया 12, इधर गया, कह रहा फिर दाएं मुड़ता, ये मुड़ गया दाएं इधर, और 9 मीटर चला यानी कि यहां चला, यहां पहुंच गया, कह रहा अब वह दक्षिण दिशा के सामने जा रहा है। क्या ये दक्षिण में जा रहा है? नहीं भाई, ये तो पूरब में जा रहा है। गलत चलाया हमने, शुरू में इसने बताया नहीं जो। हाँ, अब हम उत्तर में लेकर देखते हैं एक बार कैसे। ये शुरू में कितना चला है 6, शुरू में कितना चला है 6, उसके बाद राइट मुड़ा 12 गया, राइट मुड़ा 12 गया भैया, यहां पहुंच गया, कह रहा फिर राइट मुड़ा 9 गया, राइट मुड़ा 9 गया, कह रहा सम्मुख उसके दिशा, उसके सामने दिशा दक्षिण है दक्षिण दिशा, हाँ है। तो पूरा कि अपनी यात्रा की शुरुआत में वो कौन सी दिशा में गया था, तो भैया हमारा आंसर क्या है, उत्तर है। उन्होंने पश्चिम के हिसाब से बनाया था तो आंसर बना ही नहीं था, उत्तर के हिसाब से बनाया तो बन गया। अगर अभी भी नहीं बनता तो फिर हमें पूरब के हिसाब से चला कर देखना पड़ता, फिर भी नहीं बनता तो हमें दक्षिण के हिसाब से चला कर देखना पड़ता। जी हाँ, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 48। सीरीज को पूरा करना है भैया, सीरीज को पूरा करना है। 9 लिखा है, 16 है, 24 है, 33 है, क्वेश्चन मार्क है, 54 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। कितने का गैप है 7 का, कितने का गैप है 8 का, कितने का गैप है 9 का। भैया सीरीज बन गई। अरे 10 का गैप होगा, 10 के गैप से कौन आएगा 43, फिर 10 के बाद क्या 11 का गैप
है भाई, 43 में 11 जोड़ोगे 54 आएगा। अब 11 के बाद कितने का गैप होना चाहिए, 12। 54 में 12 जोड़ोगे तो 66 आएगा। तो आंसर हुआ भैया 43,66। 43,66 क्वेश्चन का आंसर 48 का सी। जी हाँ, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है देख लें मेरे प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 49। 5 साल पहले, ओहो दोबारा आ गया अभी क्वेश्चन। 5 साल पहले तरुण और सौरभ, नेक्स्ट लेवल आ गया भैया, बताना पड़ेगा। 5 साल पहले, चलो आ गया, बढ़िया है। 5 साल पहले, आपको एक डाउट भी होगा इस वाले में तो दूर हो जाएगा। रेशो कितना था, 4:1। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशो हो जाता है 2:1। सुनिएगा भाई, पिछले सवाल जब हमने किया था तो रेशो यहां भी 2 बढ़ रहा था और यहां भी 2 बढ़ रहा था, बराबर बढ़ रहा था दोनों साइड। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सिचुएशन 2 ही होंगी, या तो बराबर बढ़ेगा या बराबर नहीं बढ़ेगा। बराबर बढ़ने वाला सवाल अभी 2-3-4 सवाल पहले मैं बता चुका हूं, बराबर नहीं बढ़ने वाला मैं आपको बताने वाला हूं। जब रेशो बराबर ना बढ़े तो भैया बीच का गैप देखना है, बीच का गैप देखना है। 4 और 1 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप। मतलब 4 में से कितना घटाएं कि 1 आ जाए, इस 4 में कितना घटाएं या कितना जोड़ें कि 1 आ जाए, तो 3। ऐसे इनका गैप देखना है, यहाँ कितने का गैप है, 1 का। 2 में से कितना जोड़ें या कितना घटाएं कि 1 आ जाए, 1। इस नीचे वाले गैप की ऊपर गुना करते हैं, ऊपर वाले गैप की नीचे गुना करते हैं। गुना की भैया, 1 चौके 4, 1 एकम 1, 3 से गुना की 3 दूनी 6, 3 एकम 3, हमारा नया रेशो आ गया। अब इस रेशो से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आपका सवाल इस रेशो से, कितना रेशो बढ़ रहा है, 2। अरे कितना रेशो बढ़ रहा है, 2। यहां भी रेशो कितना बढ़ रहा है, 2। ऐसा करने से रेशो क्या हो जाएगा, बराबर। रेशो बढ़ रहा है 2। साल कितने बढ़ रहे हैं भैया, 10 साल। अब आप सोचेंगे 10 का, ये तो 5 है। 5 नहीं है भैया, ये 10 है। 5 साल पहले का मतलब आज से 5 साल पहले। 5 साल बाद का मतलब है आज से 5 साल बाद। तो भैया दोनों का गैप कितना हुआ, 10 साल का। 2 का कितना गुना है, 5 गुना। हमें इसका भी 5 गुना करना है, इसका भी 5 गुना। 5 चौके 20 और 5 एकम 5। ये 20 साल आया, ये 5 साल आया, मगर कब की उम्र आई है, 5 साल। अरे कब की उम्र आई है, ये उम्र आई है भैया 5 साल पहले की। हमसे कह रहा है सौरभ की वर्तमान आयु बताओ। ये तरुण है, ये सौरभ है। सौरभ की उम्र है 5 साल, मगर कब, 5 साल पहले। अगर 5 साल पहले 5 साल का था तो भैया आज कितने साल का है, आज ये 10 साल का होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, 10 साल का होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना भी, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है सवाल नंबर 50। 44 बच्चों की कक्षा में, ये 44 बच्चों की जो कक्षा है उसमें अमन का स्थान 11वां है। अमन का नंबर कौन सा है, 11वां, ऊपर से। तो कह रहा है अंत से उसका स्थान बताओ। भैया जब टोटल हमें पता हो, एक साइड की पोजीशन पता हो, दूसरी की निकालनी हो, तो टोटल में से एक साइड की पोजीशन को घटाकर उसमें 1 जोड़ देते हैं, दूसरी साइड की पोजीशन आ जाती है। यानी कि दूसरी साइड से उसका आंसर डी, यानी कि कितनी होगी भैया, 34 होगी। वीडियो कैसी लगी भाई, हिट करें, लाइक हिट करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई, क्या पोर्शन आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। आपके कमेंट्स मुझे कुछ आपके लिए और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेंगे दोस्तों। तो भूलिएगा नहीं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी वक्त इसी समय अगली वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।